लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक बच्चों ध्यान दो, इन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कहा, कुछ बताया कुछ नहीं बताया, ठीक है। हम आपको दोनों बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक किसी मान लीजिए पॉट है, उसमें कलर्ड सॉल्यूशन ले लिया। कैसा सॉल्यूशन ले लिया? कलर्ड सॉल्यूशन। कलर्ड सॉल्यूशन है। फिर देखेंगे बेटा, इन्होंने क्या किया, ऐसे प्लांट की ब्रांच या कोई शाखा तोड़ी जिस पे वाइट फ्लावर है। कैसे फ्लावर हैं? ठीक है बेटा, देखिएगा। अब मान लीजिए उसको ब्रेक किया, तोड़ लिया और उसको इस कलर्ड वाटर में डिप कर दिया, और इस पे जो हैं ये जो फ्लावर हैं ये मान लीजिए वाइट फ्लावर है, ठीक। अब वाइट फ्लावर है तो इसमें वेंस भी होंगी, ठीक है। फ्लावर के जो भी पार्ट होते हैं, चाहे कैलिक्स कहो, चाहे करोला कहो, चाहे एंड्रोसियम कहो, चाहे गैनोसियम कहो, ये सभी के सभी लीफ के मॉडिफाइड होते हैं। किसके होते हैं? बात समझे बेटा, किसके मॉडिफाइड होते हैं? जब लीफ के मॉडिफाइड हैं तो इसमें वेंस होंगी। क्या होंगी? और उन वेंस में वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे जिनका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम। ये बात समझे बेटा, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। जो उसमें वेन होती हैं, वेनलेट्स होते हैं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? जाइलम और फ्लोएम। इतनी बात समझाई बेटा। तो जब इसको ये कलर्ड वाटर में ये वाइट फ्लावर है, वाइट फ्लावर है, इसको इसमें डिप किया गया तो उन्होंने देखा कि इसमें जो है देखिएगा ये कलर कुछ धारियां आ गई, कलर आ गई बेटा, समझे ना? मतलब कलरिंग महसूस होने लगा, कलर धारियां टाइप की थी, ठीक है। तो जो ये कलर आ गई, रेस दिख रही हैं, तो ये उनका उन्होंने मतलब निकाला कि वाटर जो है, कलर्ड वाटर इससे एब्जॉर्ब हुआ होगा। एक बात सुनो, यहाँ रूट तो नहीं है, रूट का काम एब्जॉर्प्शन होता है, आपने ब्रांच तोड़ी है, ठीक। तो कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है जो इसको कंडक्ट भी कर रही है और यहाँ ले जा भी रही है। तो जो कंडक्शन की बात आई तो वो तो हमें ये अंदाज़ लगा लिया, चूँकि हमने पता लगाया है कि वो जो होता है वाटर का कंडक्शन वो होता है जाइलम से। किससे होता है? ठीक बेटा। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो चला गया वानी तो किससे गया? जाइलम से। ये बात, एक बात तो क्लियर हुई। लेकिन ऐसे पहुँच थोड़ी जाएगा। तो ये माना गया कि जो ये पानी गया तो जाइलम से, लेकिन ऊपर तक पहुँचा एक फोर्स होता है जिसको कहते हैं ट्रांसप्रेशन पुल। क्या कहते हैं? दो बातें इससे, इस एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी ने एक बात कही जाइलम, ठीक है, लेकिन आप यहाँ दो बातें सीखनी है। जो ये कलर्ड वाटर यहाँ पहुँचा है, एक तो जिसके द्वारा गया उसका नाम है जाइलम, और जिसके कारण गया उसका नाम है ट्रांसप्रेशन पुल, या उसको हम कहेंगे ट्रांसप्रेशन पुल फोर्स। ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? ठीक है। तो जो ये वाटर का मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, ये एक मिनट बेटा, इसे बंद बंद बंद। हेलो, हाँ हेलो, हाँ भैया चला। हाँ बेटा, देखिएगा बेटा, आज माता की तबीयत खराब है तो एडमिट करना पड़ा उनको सुबह वहाँ कानपुर में। हम यहाँ आ गए,
हाँ माता जी, एक्चुअली 1 साल पहले पैलिसिस का अटैक पड़ा था, तो बेड पे थी, तो आज रात में भर पेट दर्द हुआ, तो हमने एडमिट कराया उनको। अब की हमने अभी एक पॉलिसी ली, लगभग 70,000 रुपया जमा हुआ 1 साल का, उसमें हमारा, मेरी फैमिली का और माता पिता आ सकते हैं। अब वो अभी फ़ोन आया, हमने कहा एडमिट कराया उनको, देखो, कहते हैं वो अब ये तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, ये क्या है, अभी हम समझाएंगे। 70,000 रुपये में दिए किस बात के, बताओ बेटा, 1 साल किस चीज़ के लिए? 70,000 हम ना देते तो अपना इलाज इसे ना करा लेते और आराम से। अब वो कह रहे बीमा कंपनी वाले ही बहुत, क्योंकि उसमें क्या क्या चलो कोई बात नहीं, बंद है, ये बंद है, अरे तो इसको हटा देना। आइए बेटा, तुरंत देखें बेटा। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए बेटा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें उन्होंने वाइट फ्लावर को कलर्ड वाटर में रखा, तो उसमें जो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा था, तो जो वाटर का मूवमेंट के कारण ये कलर्ड फ्लावर, जो वाइट फ्लावर, तो कलर्ड महसूस होने लगा। तो ये कलर्ड क्यों हुआ? इसके वाटर यहाँ से मूव करके गया, तो वाटर का मूवमेंट तो हो गया किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा, लेकिन गया कोई ना कोई फोर्स तो लगा, तो वो हुआ ट्रांसप्रेशन पुल। बात समझे? 2 बातें आपके यहाँ पे नोट करनी अपनी एनसीईआरटी में बेटा, ठीक? देखिएगा, वाटर का मूवमेंट जो हुआ ये जाइलम के द्वारा हुआ, ठीक? और जो फोर्स लगा बेटा, जो मूवमेंट के लिए फोर्स आया, बोलेंगे नहीं, ठीक, ये हो जाएगा पुल। कौन सा हो जाएगा? ट्रांसप्रेशन पुल, ठीक है? ट्रांसप्रेशन पुल, ये याद रखेंगे बेटा, ठीक? कैपरी एक्शन एक थोड़ी दूर के लिए होता है, जरा सी दूर के लिए, ठीक है बेटा। कैपरी इतना कर देगा, कैपरी के अंदर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कुछ लेवल उठा देता है, कुछ लेवल गिरा देता है, लेकिन यहाँ तक थोड़ी पहुँचा देगा। ये बात समझे? तो ये बात क्लियर हो गई। तो आपको क्या याद रखना बच्चों कि कलर्ड वाटर में अगर मैं वाइट फ्लावर का एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो वाटर का मूवमेंट जाइलम से होता है, और इसके लिए जो फोर्स होता है वो ट्रांसप्रेशन पुल से आता है। बस इतनी बात आपको जाननी। ये बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक? अब देखेंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है वाटर का, इसके लिए कैसे क्या ज़रूरत पड़ती है। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट ले लिया मैंने, ठीक? ये बेटा रूट हेयर हो गए, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, ठीक। दूसरा एक चीज़ ये भी मानी जा रही थी कि अगर ये मूवमेंट हो रहा तो डिफ्यूज़न के द्वारा भी हो सकता है, ठीक? और अगर डिफ्यूज़न के द्वारा मूवमेंट हो रहा है तो बेटा एक बात ध्यान रखें, आपने पढ़ा था डिफ्यूज़न के द्वारा जो मूवमेंट वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, किसके लिए? ठीक है। और इन्होंने एक डाटा दिया है एनसीईआरटी ने, जो साइंटिस्टों ने देखा है कि अगर डिफ्यूज़न का मूवमेंट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत स्लो होता है, ठीक? उन्होंने कहा कि 2.5 सेकेंड में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो कितने माइक्रोमीटर है? 50 माइक्रोमीटर। अगर 2.5 सेकेंड में 50 माइक्रोमीटर का वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो अगर आप उसको ये देखते हैं तो ये अगर 1 मीटर है और पेड़ों की लंबाई तो 10, 20, 50, 100 मीटर ऊपर होती है, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे यूकलिप्टस है या सिकोया है, मोर देन 100 मीटर्स आ रहे हैं, तो वहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते उसको वर्षों लग जाएंगे, ठीक? और जब वर्षों पानी लग जाएंगे बेटा, तो आप तुरंत बेटा मान लीजिए यहाँ से पानी केवल डिफ्यूज़न द्वारा जा रहा है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होनी है और पानी यहाँ से यहाँ पे कई वर्ष बाद पहुँचेगा, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? बोलो बेटा।
चूँकि वाटर की एसेंशियलिटी बेटा मिनरल के ट्रांसलोकेशन के लिए तो है ही, इसके अलावा इसका मेजर रोल जो होता है फोटोसिंथेसिस में होता है, और फोटोसिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के रूप में होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बात समझे बच्चों? अब मान लीजिए वाटर पहुँचेगा नहीं तो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड नहीं होगा, जब मैन्युफैक्चर फूड नहीं होगा तो इसका नॉरिशमेंट पूरे जो नॉन फोटोसिंथेटिक उनका प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो एक ये बात भी गलत हो गई कि जो वाटर या और चीज़ों का मूवमेंट जो होता है वो डिफ्यूज़न द्वारा होता है, इसके लिए इसमें कोई और चीज़ है जो इसमें मेजर रोल है जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। फिर एक इमेजिन की गई बेटा इसमें कि मान लीजिए यहाँ पे ये माना गया कि कोई ये मान लो इस तरह से इमेजिन किया गया कि जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट इसमें होता है जैसे कि आपने देखा होगा कोई नदी है और नदी के अंदर उसमें पानी बह रहा हो और पानी में चीज़ें जा रही हों। ठीक, अब आप देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे सीखना कि अगर नदी के पानी के रूप में अगर ये इमेजिन किया गया और इसके लिए उन्होंने माना कि मान लो कोई एक ये ट्यूब है, ठीक, देखिएगा तो सबसे पहले उन्होंने एक ये प्रिंसिपल मान के चले कि इसके अंदर जो भी मीडियम होगा, ठीक, जो भी मीडियम है ये मान लीजिए वाटर है, ठीक, और इस वाटर के लिए फ्लो होने के लिए सबसे खास बात ये होनी चाहिए कि इनके और इनके जो एंड हैं इनमें प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ये बात समझे बच्चों? ठीक, मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रेशर P1 मान लिया, यहाँ प्रेशर P2 मान लिया, ठीक है। देखिए प्रेशर डिफरेंस होगा जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे यहाँ पे इमेजिन किया गया कि प्रेशर डिफरेंस है और जिसके कारण कोई मीडियम है और उस मीडियम को उन्होंने वाटर माना। ठीक, अब यहाँ पे एक बात सीखिएगा, अगर जितने भी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं, ठीक है, मान लो मिनरल है या अदर सब्सटेंस है और इसमें वो खुद नहीं मूवमेंट कर रहे हैं, वो इस वाटर के मीडियम में मूवमेंट कर रहे हैं, और जब कोई चीज़ इस वाटर के मीडियम में मूवमेंट करेगी तो आप एक बात बच्चों बताओ, सबकी जो मूवमेंट की जो स्पीड होगी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम होगी। समझ आया बच्चों? आप ऐसे देखिएगा जैसे आपने देखा होगा कि कोई रोलर है, ठीक है, रोलर पे कई चीज़ें आप जब मेट्रो से आते होंगे, ठीक, तो उसमें चेक करने वाला रखा जाता सामान, तो उस पर देखिए आप उस रोलर की तरह इमेजिन करो बेटा, ठीक, उस पर जो भी सामान रखा जाता है, चाहे कोई एक छोटा बैग रखा जाए चाहे बड़ा बैग रखा जाए, सबका जो मूवमेंट होगा वो इक्वल होगा। बात समझे बेटा? ठीक, उसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने ले लिया कि मान लीजिए कि कोई ऐसी माना गया कि कोई ट्यूब है और उस ट्यूब में मीडियम वाटर है और वाटर के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो एक कैसे चल रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें स्वेप्ट कर रही हैं एक कांस्टेंट स्पीड से, किस पे? वाटर के द्वारा। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? ठीक, अब देखिए इसके लिए दो चीज़ें हैं, जो यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो ये प्रेशर क्या हो सकते हैं इसके लिए इमेजिन किया गया, तो उन्होंने कहा पानी की बात है जो इसको फोर्स दे रहा होगा, पुश कर रहा होगा, ठीक, उसे उन्होंने कहा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहा बेटा? और जो इसको पुल कर रहा हो, खींच रहा होगा, उसे उन्होंने कहा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये बात समझ में आए मेरे बच्चों? देखिए जो यहाँ पे P1 और P2 जो फोर्स की बात हो रही है, जो ये फोर्स हैं बच्चों, देखिएगा मान लीजिए फोर्स की मैंने बात किया, ठीक, तो उन्होंने कहा ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो सकता है, जिसे हम पुश कहेंगे। ठीक बच्चों? ठीक, ये हो गया नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम पुल कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट दे, ये एक प्रिंसिपल बनाया गया, एक प्रकार का वो कॉन्सेप्ट बनाया वैज्ञानिकों ने।
अब देखिए जो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक, जो पुश है, इसी को आगे मान के वो चले कि रूट प्रेशर होगा। क्या होगा बेटा? ये क्या होगा बेटा? रूट प्रेशर। ये अभी आगे आपको बताएं, ये माना गया कि रूट प्रेशर होगा, ठीक। और जो ये पुल है ये बेटा होगा ट्रांसप्रेशन पुल। क्या होगा बेटा? ट्रांसप्रेशन पुल होगा। देखेंगे जो ये जो दिया गया है पुल है, ये ट्रांसप्रेशन पुल होगा, ट्रांसप्रेशन पुल, ठीक। बच्चों ध्यान देना, जो लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है उसमें जो मुख्य रोल होता है ये ट्रांसप्रेशन पुल का होता है। किसका होता है बेटा? ये बस थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, लेकिन मेजर रोल इसका होता है। शॉर्ट डिस्टेंस में तो कर सकता है, जो छोटे प्लांट, तो सॉरी बेटा, जो छोटे प्लांट है उनमें तो रूट प्रेशर का काम है, लेकिन जो बहुत टॉल है उनमें मेजर रोल किसका है? ट्रांसप्रेशन पुल का। ये बात समझ में आ गया बेटा? इसके लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए बेटा और दो एग्जाम्पल दिए बेटा। जैसे गॉर्डन हॉर्स, क्या होता था? गॉर्डन हॉर्स, हॉर्स नहीं हॉर्स, हॉर्स क्या, बहुत लोग हॉर्स हॉर्स एक ही समझ जाते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं कि स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दिमाग और लगा देते हैं। गार्डन हॉर्स क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इस तरह के बेटा पाइप होते हैं वाटर के, और यहाँ पे एक स्प्रिंकलर होता है, ठीक है, और उससे चारों तरफ ये चीज़ें वाटर को क्या करते हैं? सींचने या पानी को देने के लिए होता है बेटा, ठीक है। तो वाटर इससे निकलता रहता है। तो जो ये वाटर आ रहा है तो देखिए पुश कर रहा है, क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। बात समझे बेटा? तो ये जो हो गया, जो पुश हो गया, वो किसकी तरह हुआ बेटा? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की तरह, ठीक। जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है बेटा, आपने देखा होगा, जैसे आप लोग स्ट्रॉ से यूज़ करते हैं पीने का, तो क्या खींचते हैं, पुल करते कि नहीं होते? तो ये कैसा होगा? कोल्ड ड्रिंक पीते हो या जो भी पीते हो, समझे बेटा, स्ट्रॉ का यूज़ करते हो, गन्ने का रस पीते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पुल करते हो, वो किसकी तरह हो गया? निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो देखिए जो स्ट्रॉ है ये हो गया नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए। तो आपने क्या सीखा बच्चों? देखिए पहली चीज, जो मूवमेंट होगा किसी मीडियम में होगा वो बेटा माना गया कि प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा, ठीक। प्रेशर डिफरेंस के लिए उन्होंने ये इमेजिन किया कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो सकता है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है अगर है तो उसे बेटा हम कहेंगे पुश, अगर नेगेटिव है तो क्या कहेंगे? पुल। बात समझे? अब इसको अगर हम प्लांट के रूप में देखना चाहें तो ये पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुश जो है ये रूट प्रेशर के रूप में हो सकता है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें तो इसका रोल हो सकता है, लेकिन जो बहुत लंबे प्लांट्स हैं उनमें मेजर रोल किसका होगा? ट्रांसप्रेशन पुल का। बेटा समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ठीक। अब आप लोग एनसीईआरटी देखें क्या कह रही है इसको, फिर आगे हम आगे बताते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तुरंत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तुरंत देखेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करिए एनसीईआरटी में। एक होता है, पहला है प्रिंसिपल बल्क फ्लो, बल्क फ्लो और मास फ्लो। 3 पॉइंट याद रखने आपको। एक हो गया यहाँ पे देखिएगा बल्क फ्लो, और मास फ्लो। इसमें जो होगा मूवमेंट जो होगा वाटर का, मिनरल का और फूड का, और जो ये चीज होगी बड़ा वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। और इसी को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ट्रांसलोक, ये नोट करिएगा एनसीईआरटी में एक जगह पे।
बल्क फ्लो और मास फ्लो जो ट्रांसलोकेशन है। दूसरा जो इसमें फोर्स बेटा लगता है, फोर्स लगता है, फोर्स ये मैं कहूँगा पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक मतलब पुश, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक मतलब पुल। तीसरा बेटा आता है इसका पाथवे, हम इसकी अभी चर्चा करेंगे। पाथवे बच्चों ध्यान देना, पाथवे बच्चों ध्यान रखना हमेशा जो होंगे बेटा स्लो या फास्ट होंगे, एक्टिव पैसिव नहीं होंगे, ठीक है। पाथवे हमेशा कैसे होंगे बेटा, स्लो और फास्ट, समझे बेटा। पाथवे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, अगर ये पाथवे लिविंग के द्वारा है, लिविंग पैसेज है, तो इसे सिम्प्लास्ट कहेंगे। ये स्लो होगा और पैसिव होगा। अगर ये पाथवे नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग पैसेज जैसे सेल वॉल हो सकता है, तो इसे एपोप्लास्ट, ये फास्ट एंड पैसिव होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना और इसी चीज को हमें आगे आपको एक एक चीज बतानी बेटा, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए यहाँ पे जो लिया गया है, सबसे पहले बल्क फ्लो या मास फ्लो लिया गया है, जिसके अंतर्गत तीन बेटा एक साथ एक इन्होंने एक शब्द यूज किया, इमेसी, क्या यूज किया है, इमेस किया बेटा। तो उसका मतलब है एक साथ, टुगेदर, वाटर का, मिनरल का, फूड का, और ये एक साथ जो मूवमेंट होगा वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, और वैस्कुलर टिश्यू आपको मालूम जाइलम ऑफ फ्लोएम, जब इसके द्वारा ही होता है तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये बात समझ में आ गई बच्चों। दूसरी चीज, इसके लिए मूवमेंट हो रहा है तो फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो उसे पुश के नाम से जानेंगे, और उसके लिए मैंने भविष्य के लिए बात बता दिया, वो इक्विवेलेंट करेंगे रूट प्रेशर। दूसरा होगा नेगेटिव हाइड्रो प्रेशर है, वो पुल की तरह होगा, वो ट्रांसप्रेशन। इसके लिए बेटा और पाथवे है, कैसे ये बेटा मूवमेंट करेगा सेल टू सेल या सेल के अंदर से, तो उसके लिए उन्होंने दो पैसेज माने हैं बेटा। एक लिविंग पैसेज है जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होगा या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होगा, हम चर्चा करेंगे, उसे सिम्प्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, और सिम्प्लास्ट जो है ये स्लो होगा। बच्चों ध्यान देना, कभी भी पैसेज के लिए जब आए तो आप एक्टिव पैसिव शब्द यूज नहीं करेंगे, ये पैसेज हमेशा पैसिव होगा। कैसा होगा, रास्ता कभी एक्टिव पैसिव नहीं होता, चलने वाला हो सकता है एक्टिव या पैसिव, समझे बेटा, ठीक है। तो ये सिम्प्लास्ट स्लो होगा, कैसा होगा, स्लो और पैसिव। लेकिन जो नॉन लिविंग पैसेज को अपनाएगा, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, वो जैसे सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग है, तो बेटा वो एपोप्लास्ट होगा, अब वो बेटा होगा फास्ट एंड पैसिव। तो क्लियर हो गया बच्चों, इतनी चीज हमारे बच्चों को जाननी बेटा, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। पहले एक बात, इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को, ठीक है। फिर से देखो बेटा, पहले कलर्ड फ्लावर लिया, कलर्ड फ्लूइड लिया गया है, कलरलेस फ्लावर लिया गया है। कलर्ड हो गया फ्लावर, तो ये पता लगा, दो बातें पता लगी कि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो वैस्कुलर टिश्यू जाइलम के द्वारा हो रहा है, और उसका जो फोर्स है वो पुल फोर्स है। ये बात समझ आ गया बच्चों। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे देखेंगे, ये आई बेटा कि यहाँ पे जो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाता है तो रूट के द्वारा जाएगा। बच्चों ध्यान देना, जो रूट है, रूट हेयर इन्हें एब्जॉर्ब करेगा, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर की पहली चीज आई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
ठीक। फिर देखिए ये जाइलम के द्वारा जाएगा तो इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, और यहाँ पे वाटर फिर लॉस होगा, इसे ट्रांसप्रेशन कहेंगे, क्या कहेंगे। ये बात समझ आई, ये चीज़ आपको जाननी। यहाँ पे 3 फिजियोलॉजी की बातें आ रही हैं, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक, मैं इसको समझाऊंगा कैसे होता है। दूसरी चीज़ जो आ रही है बेटा, अपवर्ड वाटर का मूवमेंट आ रहा, जो अपवर्ड वाटर का मूवमेंट है इसे हम बेटा एसेंट ऑफ सैप के नाम से जानेंगे। किसके नाम जानेंगे, ये बात समझे बेटा। और फिर यहाँ पे जो एक्सेस वाटर जो होता है एनवायरनमेंट पे वेपर के रूप में जा रहा, उसे बेटा हम कहेंगे ट्रांसप्रेशन, क्या कहेंगे। तो अब एक बात आइए, जो ये वाटर का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा उसमें 3 फिजियोलॉजी आई। पहले सॉइल से रूट में आना तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। फिर रूट के जाइलम से, स्टेम के जाइलम से, लीफ के जाइलम के द्वारा तो क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ से, क्या कहेंगे। फिर बेटा लीफ से वाटर एनवायरनमेंट चला, इससे क्या कहेंगे, ट्रांसप्रेशन। आ गया बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक। ये चीज़ हम लोग एक एक करके ले। फिर देखिए अब इसके लिए प्रिंसिपल क्या है अभी चीज, तो उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट के लिए देखिए प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस के लिए उन्होंने माना कि एक ट्यूब मान लिया या एक नदी मान लिया, नदी का पानी मान लिया, नदी का पानी क्या हो गया, मीडियम हो गया, और उसके अंदर जो भी चीज़ मूवमेंट करेगी वो उसमें जाने मूवमेंट करने वाले हो सकते हैं, मिनरल भी हो सकते हैं, कोई फूड भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर वाटर मूवमेंट करेगा उनकी स्पीड जो कैसी होगी, सेम कांस्टेंट होगी। क्योंकि मीडियम जब जिस स्पीड से चलेगा, जैसे स्केटर में जो चलते हैं, जैसे स्केटर में हम लोग चलते हैं बेटा, ठीक है, खड़े हैं, तो देखो सबकी स्पीड तो सेम है, आगे पीछे हो सकते हैं जो जैसे आया, लेकिन स्पीड सबकी कैसे होगी, इस सेम होगी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे बेटा, ठीक। अब देखिए तो वो जो मूवमेंट करेंगे इसके अंदर जो मैटर होगा वो कैसा करेगा, सेम स्पीड से। अगर आप देखिए इसका कंपेरिजन डिफ्यूजन से करो तो अलग है, वहां पे स्पीड अलग अलग होगी। वो स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे करेगी। किस पे करेगी बेटा, बात समझे बच्चों। और यहाँ पे बेटा इस जो होगा, यहाँ पे जो स्पीड सबकी कैसी होगी, सेम होगी। ये बात क्लियर होगी। अब सुनना बेटा, जो इन्होंने 2 अलग अलग प्रेशर माने, प्रेशर डिफरेंस माना, प्रेशर डिफरेंस के लिए फोर्स माने, वो फोर्स इमेजिन किया गया या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो सकता है, ठीक, और जो पॉजिटिव है तो उसे पुश कहेंगे, क्या कहेंगे, पुश। और पुश जैसे आगे भविष्य हम कहेंगे, ये अगर रूट की बात करेंगे तो रूट प्रेशर के इक्विवेलेंट होगा, किसके होगा। और उन्होंने एक जनरल में इसका एग्जाम्पल दिया है बेटा, गार्डन हाउस, जो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, जैसे पानी को चारों तरफ वो फैलाता रहता है, वो प्रेशर से आता है और उसको रोटेट करते हुए फैलाता रहता है। फिर देखिएगा यहाँ पर उन्होंने क्या माना, जो पानी को खींचने वाला भी होना चाहिए, खींचने के लिए पुल है, और वो हो गया ट्रांसप्रेशन पुल, क्या हो गया बेटा, ठीक है। और ये निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो 2 प्रेशर हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। ये बात समझे बेटा, ठीक। और ये जो यहाँ पर उन्होंने जैसे कि ट्यूब में पानी खींचा है स्ट्रॉ में, तो वो बेटा निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है। ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों, बोलो बेटा, ठीक। अब बड़े एक एक लाइन को ढंग से पढ़ेंगे, मैंने आपको जो बताया, फिर एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आप लोग बताते जाइएगा। सम अर्लियर स्टेज carried out experiment where you had placed twig bearing white flower, ठीक है, in colored water was turn color on examining cut end of the twig after few hours had noted the region through which colored water moved. That experiment easily demonstrated the path of water movement through the vascular bundle, especially xylem. आए बच्चों, अब आप यहाँ पे ये इतना नहीं पढ़ेंगे, आप सीधे यहाँ देखें, कलर्ड वाटर एंड वाइट फ्लावर एक्सपेरिमेंट। ये बताता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये प्रस्तुत करता है कि वाटर का मूवमेंट वैस्कुलर टिश्यू मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है। ये बात समझे बेटा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक। किसके द्वारा होता है बेटा, जाइलम। और इसमें एक और बात पता लगती है, इसको खींचने वाला कौन है, पुल, ट्रांसप्रेशन पुल। आ गया बच्चों, ये नहीं दिया, ये आपको जानना बच्चों। फिर देखेंगे दैट एक्सपेरिमेंट विल डिमॉन्स्ट्रेट पाथ, इसको मार्क कर लो, पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट
is through vascular bundle, more specifically xylem. Now we are have to go further, try understand mechanism of movement water and other substance up a plant. अब देखिए यहाँ तो ये बात हो गई कि अब ये वाटर का जो मूवमेंट है और उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं इनका मूवमेंट कैसे होता है। तो इन्होंने एक बात कही एनसीईआरटी ने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन ए प्लांट कैन नॉट बाय डिफ्यूजन एलोन। देखिए डिफ्यूजन के द्वारा अकेले नहीं हो सकता है। क्यों? डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। अब स्लो प्रोसेस इतनी स्लो प्रोसेस है कि इन्होंने एक बात कही है कि 2.5 सेकेंड में कितना मूवमेंट कर 50 माइक्रोमीटर। अगर 1 मीटर की प्लांट की लंबाई हो तो उसमें कई वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जिसमें कि मान लो कई 100 मीटर से ऊपर है, अगर 100 मीटर से ऊपर है तो वहाँ तो बहुत ही वर्ष लग जाएंगे। तो इसके मतलब एक बात क्लियर हो गई कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिफ्यूज़न जो है उसके द्वारा संभव नहीं है। तो इसके लिए कोई और चीज़ संभव है, और जो और चीज़ संभव है उन्होंने पहला प्रिंसिपल निकाला, वो प्रेशर डिफरेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? ठीक है, और वो प्रेशर डिफरेंस में उन्होंने इमेजिन किया फोर्स को, और जो फोर्स में इमेजिन किया उन्होंने पॉजिटिव और निगेटिव। और जो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको उन्होंने पुश के रूप में बताया, और निगेटिव को बताया उन्होंने पुल के रूप में। ये बातें उन्होंने कही हैं। ठीक है, देखना बच्चों इसको, अगला इसको देखें, डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस, मार्क करिए इसको। अकाउंट फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल लिया है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस टिपिकल प्लांट सेल, बड़ा याद कर लो इसको, अबाउट 50 माइक्रोमीटर 2.5 सेकेंड। आए बच्चों, 2.5 सेकेंड में कितना मूवमेंट करता है? 50 माइक्रोमीटर। अब ये मेरे से न पूछना क्यों है, ये देखा गया होगा एक्सपेरिमेंटल रूप से, इसको निकालना संभव नहीं है। ये बात समझ आ गया बेटा? अब आप बताओ 2.5 सेकेंड में कितना जाता है बेटा? 50 माइक्रोमीटर। कितना कम है। अब सोचो अगर कौन लो 1 मीटर अगर हो जाए तो उसमें तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ अगर जो 100 मीटर की लंबाई के प्लांट हैं उनमें इस चीज़ की संभावना नहीं है। ये बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बढ़िएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पैरा में जाओ। इन ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस हैव बीन मूव टू लॉन्ग डिस्टेंस। इसको मार्क करें, लॉन्ग डिस्टेंस। देखिएगा लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है ये भी देखिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हुआ है बच्चों, ध्यान देना, सीधे 3 बातें याद रखें, एब्जॉर्प्शन, मैन्युफैक्चर और स्टोरेज। ये तीनों चीज़ें काफ़ी दूरी पर, कई मीटर भी दूरी भी हो, उसको बेटा कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। आए बच्चों, ये कहेंगे बेटा लॉन्ग डिस्टेंस का मूवमेंट। ठीक है, देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन मान लो यहाँ रूट पे हो रहा है। ठीक बच्चों ध्यान देना, अब भोजन का निर्माण यहाँ पे लीफ में हो रहा है, और इसकी अगर देखा दूरी मीटरों में आ गई। ठीक है, और स्टोरेज वाला पार्ट मान लो लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, और रूट भी हो सकती है। स्टोरेज तीनों हो सकते हैं। बात समझे बेटा? अगर इनकी दूरियां मीटरों में है तो उसे हम लॉन्ग डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? समझे बेटा? फिर से सुन बच्चों, ध्यान दोगे, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, भोजन बनाने वाला पार्ट, स्टोरेज करने वाला पार्ट, अगर इनकी दूरी मीटरों में होती है तो उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? समझ आ गया? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? देखिए अगर मान ली रूट ने वाटर को एब्जॉर्व किया और मान ली 100 मीटर की दूरी पे इसका हमने लीफ में इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। अगर लीफ ने यहाँ मैन्युफैक्चर किया भोजन फोटोसिंथेसिस से और उसको स्टोर करना मान लो 30 मीटर स्टेम पे या 50 मीटर या 100 मीटर रूट पे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। बेटा समझा गया कि नहीं गया? तो देखिएगा 3 शब्द याद रखना है, भोजन बनाने वाले, पानी एब्जॉर्ब करने वाले और भोजन को स्टोर करने वाले। अगर इनकी दूरी मीटरों में होती है तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? समझ आया कि नहीं गया? तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ पाए? ठीक है, मतलब भोजन बनाने वाले, दोबारा सुनेंगे,
मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करने वाले और स्टोर करने वालों की भी जो दूरियां हैं वो मीटरों में हो तो उसे हम बेटा कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कहेंगे बेटा, समझ आ गया? देखना बच्चों, तुरंत देखिए, बहुत अच्छे से लाइनें पढ़ेंगे, देखिएगा। लॉन्ग डिस्टेंस समटाइम्स साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज टू फॉर्म ईच अदर। दे दिया रे, प्रोडक्शन करने वाले बच्चे दें, एब्जॉर्प्शन करने वाले और स्टोरेज करने वाले अगर पार्ट किसी प्लांट में, ध्यान देना, प्रोडक्शन करने वाले, स्टोरेज करने वाले और एब्जॉर्प्शन करने वाले की दूरी मीटरों में होती है, टू फॉर लिख दिया तो उसको बेटा लॉन्ग डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, समझा गया कि नहीं गया? तो अब आप बेटा देखो, दो बातें बहुत अच्छे समझ रहे हो यहाँ पे। हमने आपको दोनों चीज फिर बता देना है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया सेल टू इन्वायरमेंट हो सकता है, सेल टू सेल हो सकता है और विद इन ए सेल हो सकता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। और लॉन्ग डिस्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चर वाला पार्ट, मतलब प्रोडक्शन वाला पार्ट, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट और स्टोरेज वाला पार्ट, अगर इनकी दूरी काफ़ी दूर हो, मीटरों में हो, इसे हम बेटा लॉन्ग डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, समझ आ गया बच्चों? ठीक है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और अच्छे से पढ़ना है, हम आपको हर चीज़ क्लियर कर देंगे बेटा, समझे बेटा? और अभी तक मैं मान रहा हूँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई बच्चों, क्लियर? तो शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस समझ में आ गया? ठीक है, तुरंत देखिएगा। अब आइए फिर देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वुड नॉट सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट नहीं है इसके लिए, अभी आपसे मैंने बात किया। ठीक, स्पेशल, बहुत अच्छी लाइन है बेटा, स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकम नेसेसरी, आवश्यक है, मूव सब्सटेंस अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस मच फास्टर रेट, वाटर, मिनरल एंड फूड जनरली मूव बाय मास फ्लो या बल्क फ्लो कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं? मास फ्लो या बल्क फ्लो। ठीक, बड़ा ध्यान देना बच्चों, मास फ्लो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन ए बल्क, इमेसी, इमेसी मैंने होता टुगेदर, एक साथ। ठीक बच्चों, इमेसी, मास फ्लो मूवमेंट, बल्क फ्लो, इमेसी, one point to another as a result of pressure difference between two point। आ गया पहला पॉइंट? देखिए, अगर इन्होंने कहा कि एक साथ कोई चीज जाती है तो वो बल्क फ्लो या मास फ्लो कहलाएगी, और उसको बेटा ले जाने के लिए क्या जरूरी है? प्रेशर डिफरेंस। क्या होना चाहिए? प्रेशर। तो पहला प्रिंसिपल जो आया निकल के कि मूवमेंट के लिए प्रेशर डिफरेंस आवश्यक है, ये बात समझे बच्चों? और उस प्रेशर डिफरेंस के लिए उन्होंने फोर्स की बात की है, और फोर्स में उन्होंने पुश एंड पुल की बात की है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस वाटर के हैं तो फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पुश है तो आप तुरंत समझ गए पॉजिटिव है, पुल है तो निगेटिव। बड़ा समझा? तो पहला प्रिंसिपल ये निकल के आया, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये बात समझा गया? ठीक है, तो अभी आप ध्यान देना कि अगर मान लिया किसी ट्यूब में या किसी में फ्लो होना है तो पहली चीज क्या आई बेटा? प्रेशर डिफरेंस। इसको बॉक्स में कर लो बेटा, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक, बिटवीन टू पॉइंट, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास फ्लो दैट सब्सटेंस विद सॉल्यूशन इन सस्पेंशन। ठीक है, देखिएगा, solution and suspension, solution and suspension are swept along a same pace, along a same pace। क्या होगा बेटा? same pace। ठीक है बेटा, देखिए नहीं, अब बेटा ध्यान दें कि ये जो है कि जैसे मैंने कहा, ये जो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? सस्पेंशन। क्या हो सकता है बेटा? ठीक, ये जो सस्पेंशन है, सोल्यूशन है, ये डिपेंड करता है कि सल्यूट का साइज कितना है। ठीक है, अगर सल्यूट का साइज जो है, मैंने कहा, ये कहा कि 0.001 माइक्रोन से कम है तो ट्रू सोल्यूशन हो जाता है, और 0.1 माइक्रोन या 0.2 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाता है उसे सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो मूवमेंट होता है
किसके फॉर्म हो सकता है बेटा, सॉल्यूशन या सस्पेंशन में, और एक स्पीड से होगा। कैसे होगा बेटा, सेम पेस। बड़ा लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे यहाँ पे कहा, जो वहां पे जो मूवमेंट होगा वो सेम पेस पे होगा, एक ही चाल से होगा, एक ही स्पीड से होगा। ये लाइन जरूर मार्क करें मेरे बच्चों। देखिएगा, देखिए देखें, सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलोंग द सेम पेस। इसको करो बेटा, सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन आर स्वेप्ट अलोंग एट सेम पेस एज इन फ्लोइंग रिवर। जैसे नदी के पानी, जो नदी का पानी बहता है तो उसकी तो स्पीड एक हो गई, लेकिन उसके अंदर जो भी मैटर होगा, जो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में सल्यूट होंगे या सस्पेंशन के फॉर्म होंगे, वो सेम एक ही चाल से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये चीज मान के चले कि मान लो जब ये प्लांट में जो हो रहा होगा वो पानी के अंदर एक ही स्पीड से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बेटा समझ आगे कि नहीं आ गया? ठीक, ये बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, इसको आगे देखना है। ठीक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक डिफ्यूजन where different substance move depending on concentration gradient। अब आप देखिए, दो बातें इन्होंने यहाँ पे कंपेयर कर दिए। जब उन्होंने बेटा देखिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस है इनमें का सॉल्यूशन या सस्पेंशन एक ही स्पीड से जाएगा, लेकिन जब अगर शॉर्ट डिस्टेंस में जो डिफ्यूजन की बात की जाती उसमें जो मूवमेंट के डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आया, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा है, और अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है तो उनका मूवमेंट पार्टिकल जो होगा कैसा होगा, स्लो होगा। बात समझे बेटा? तो मैं यहाँ पे दो बातें कह सकता हूँ, इसमें उन्होंने सेम पेस माना लॉन्ग डिस्टेंस में, और उसमें क्या माना, डिफरेंट। बात समझे बेटा? अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग मूवमेंट होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, कैसा है। बेटा समझ आ गया? ये बात समझ आ गया बच्चों? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिएगा आगे, ध्यान दें बेटा। बल्क फ्लो अचीव आइदर थ्रू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, गार्डन हॉर्स, या नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक, ग्रेडियंट इन ए सक्शन थ्रू द स्ट्रॉ। ये आप देख सकते हैं बच्चों। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इन्होंने दो बातें की हैं बेटा, अगर जो दो फोर्स की बात की है, जो यहाँ पे फोर्स पुश कर रहा है उन्होंने पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माना, उन्होंने स्प्रिंकलर एग्जाम्पल गॉर्डन हॉर्स में लिया है, और दूसरा उन्होंने बेटा माना है जो खींच रहा है इसको, उन्होंने कहा नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे बेटा स्ट्रॉ के अंदर पानी खींचते। बात समझा बेटा? ठीक, ये बातें इन्होंने कही। आ गया बच्चों? ठीक, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं बेटा। अब आता बल्क फ्लो मूवमेंट जो है बेटा, ये वैस्कुलर टिश्यू के द्वारा उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन। उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। बात समझे? तो ये देखिए, मैंने ये बात की थी, जो इनका मूवमेंट वैस्कुलर टिश्यू द्वारा उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, अब यहाँ पे एक बात जानना, आप लोगों को बेटा एनाटॉमी मैंने पढ़ाई है, जाइलम फ्लोएम बताया था। जैसे अगर आप ट्रेडिशनल उस पर जा रहे हो तो आप ये मानेंगे, कहते थे कि वाटर और इनऑर्गेनिक है वो तो जाइलम है, और ऑर्गेनिक के साथ है तो फ्लोएम है। अब उस चीज़ को नहीं मानना आपको। अब आपको याद रखना है कि जाइलम में वाटर भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक, और इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और कुछ पीजीआर भी हो सकते हैं। बात समझे बेटा? तो आप देखिए, जब मैंने पीजीआर की बात की या कुछ ऑर्गेनिक की बात की, तो जाइलम में आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक भी है। उसी प्रकार से जब फ्लोएम की बात करते हैं तो फूड है, और फूड के साथ कुछ ना कुछ तो वाटर होगा, तो वहाँ भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होगा। अब आपको याद रखना, देखिए, मोर वाटर विथ मिनरल विथ ऑर्गेनिक सम ऑर्गेनिक इज ए जाइलम, ठीक, मोर ऑर्गेनिक विथ वाटर सम अदर इनऑर्गेनिक इज ए फ्लोएम। और दोनों को हम बात कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, इसे अच्छे समझिएगा, इसी पे है पूरी चीज बेटा। देखना बेटा, देखो, स्टडिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ, आपको सबको मालूम बेटा। हायर प्लांट्स तुरंत देखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम
जाइलम एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन मेनली वाटर मिनरल सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन, इसको मार्क करेंगे। अगर आप ध्यान देंगे इस लाइन से ये मतलब निकलता है कि जाइलम में वाटर के साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, आगे देखिएगा। फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट द फ्लोएम ट्रांसलोकेट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट मेनली लीव टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट। बड़ा समझा गया बच्चों ने? अब आप देखिएगा, तो मतलब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखिए यहाँ से वाटर के साथ मिनरल भी गए, कुछ बेटा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी गए, और बेटा इसके साथ बेटा पीजीआर भी गए। तो ये हो गया बेटा रूट से लीफ तक। अब देखिएगा, अगर मैं कह दूं इसने मैन्युफैक्चर फूड किया, ये देखिए मैं यहाँ फ्लोएम दिखा रहा हूँ, मान लो इस तरह से, एक जन आइडिया लीजिए। तो यहाँ पे जो भोजन बन के आ रहा है बेटा, भोजन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और कुछ उसके साथ इनऑर्गेनिक, ये बेटा फ्लोएम के द्वारा आएंगे। बात समझे बेटा? ठीक, तो देखिएगा रूट के द्वारा एब्जॉर्ब की हुई चीज़ें जाइलम के द्वारा डिफरेंट पार्ट में जाएंगी, लीफ के द्वारा बनाई हुई चीज़ें फ्लोएम के द्वारा डिफरेंट पार्ट में जाएंगी। बेटा समझ गए? ठीक है, रूट के द्वारा जो ली गई है चीज़ वो जाइलम के द्वारा डिफरेंट पार्ट में जाएगी। डिफरेंट पार्ट में आप समझदार हो, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, अदर भी टिश्यू हो सकते हैं। और जो लीफ ने बनाया है बेटा वो मैन्युफैक्चर होगा, वो फ्लोएम के द्वारा डिफरेंट पार्ट में जाएगी। क्लियर हो गया? तो दो बातें समझे, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया तो किसके द्वारा गया? जाइलम के द्वारा। और जो फ्लोएम ने जो लीफ ने मैन्युफैक्चर किसके द्वारा गया? फ्लोएम के द्वारा। आ गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? अब ये कैसे जाता, अब ये चीज़ सीखनी बेटा। ठीक, अभी तक आप सिर्फ इतना सीखे कि ये चीज़ें जाती हैं, ये चीज़ होती है, लेकिन कैसे होती, अब फिर स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा यही चीज़ दोबारा। पहले तो यहाँ तक समझ आ गया सारे बच्चों? कोई कन्फ्यूज़न? ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस पूरी तरह क्लियर हो गया? ठीक, क्या मैकेनिज्म लगती समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, अब यहाँ पे सबसे पहले जो वाटर का लिया गया है कि वाटर का पथ क्या, कैसे जाता है, तो बेटा ध्यान देना, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। पहले देखिएगा, वाटर यहाँ से यहाँ गया तो लिविंग और नॉन लिविंग पैसेज से गया, अभी मैं बताऊँगा, घबराना नहीं बेटा। इसके बाद ये ऊपर को गया तो नॉन लिविंग पैसेज से गया। ठीक है, इसके बाद लीफ में गया, अभी यहाँ पे जब तक जाइलम तो नॉन लिविंग रहेगा, फिर यहाँ सेल के द्वारा कैसे क्या जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें पाथवे पे ध्यान देना है, और वो पाथवे लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। मैंने यहाँ पे एक बात किया, पाथवे देख सकते हैं, लिविंग पैसेज है, मतलब लिविंग पैसेज का मतलब अभी आप सिर्फ दो चीज़ें निकालोगे, एक तो प्रोटोप्लाज्म होता है और दूसरा प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ठीक, नॉन लिविंग का मतलब आप ये निकालोगे कि जिसमें सेल वॉल हो, क्या हो बेटा? सेल वॉल। बात समझे बेटा? ठीक, और उसमें इंटरसेल स्पेस हाथ लेके आप और सेल रखो। लिविंग में आप प्रोटोप्लाज्मिक ले लोगे तो लिविंग हो जाएगा, सेल वॉल लोगे तो नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक, दो रास्ते, या तो लिविंग या नॉन लिविंग। ठीक, इनका यूज करता है प्लांट। ठीक, अब देखिए तुरंत ये पॉइंट अच्छे से, लिविंग पैसेज है तो उसके लिए सिम्प्लास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ये पहले सब सीखो, लिविंग पैसेज तो क्या कहेंगे, और वो क्या होगा? स्लो। कैसा होगा? और पैसिव। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अगर नॉन लिविंग पैसेज है तो क्या होगा? सेल वॉल। क्या होगा? सेल वॉल नॉन लिविंग। ये क्या, इसे क्या कहोगे? एपोप्लास्ट। क्या कहोगे? ये कैसा होगा? और पैसिव। बड़ा समझ आ गया बच्चों? तो पहले तो स्लो पैसिव कौन? स्लो पैसिव कौन? फास्ट पैसिव कौन? फास्ट पैसिव कौन? एपोप्लास्ट। अगर मैंने कहा नॉन लिविंग है तो क्या है? लिविंग है तो क्या है? बोलो, अब बताइए। प्रोटोप्लाज्म है तो क्या है? बोलो। सेल वॉल है तो क्या है? ये बात आपको समझना। ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों को एनाटॉमी जो मैंने पढ़ाई वो पूरा यूज होगी। समझे बेटा? आपको सबसे पहले रूट की एनाटॉमी पे ध्यान देना है। ठीक, मैं बनाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक है, फिर मैं मिटा रहा हूँ और फिर भी एक बार रिकॉल करते जाइएगा इसके साथ। देखो बेटा,
देखें लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वाटर के लिए देखिएगा, सबसे पहले कलर्ड वाटर और वाइट फ्लावर एक्सपेरिमेंट किया गया। उससे क्या पता लगा? वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट किसके द्वारा बेटा? जाइलम। किसके द्वारा? और फिर बेटा दूसरा क्या? फोर्स कौन पता लगा? ट्रांसप्रेशन पुल। ठीक, इतनी बात आपको आ गई। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चर, एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज। जब आप देखिएगा, जब मैंने मैन्युफैक्चर कहा तो मैंने केवल लीप शब्द यूज़ किया, ठीक। जब एब्जॉर्प्शन तो मैंने रूट कहा, और जब स्टोर तो मैंने तीनों जगह उंगली रख दी। तो स्टोर लीप में भी हो सकता है, स्टोर स्टेम भी हो सकता है, और फूड भी हो सकता है। बात समझे ना? कैसे? अगर आप मूली का एग्जाम्पल लो तो रूट में है, आलू का एग्जाम्पल लो तो स्टेम में है, प्याज का एग्जाम्पल लो तो लीफ में है। इसलिए मैंने बोला, ये बात समझे ना? अब इन्होंने तो ऐसे कह दिया, लेकिन ये चीज़ें आपको एनालाइज करनी और एक एक चीज़ समझनी, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ, काम आएगा बेटा। फिर उनका लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मूवमेंट के लिए सबसे पहला जो एक प्रिंसिपल आया, जो कहेंगे एक नियम आया, वो होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्लियर एनसीईआरटी लिखा। और वो प्रेशर डिफरेंस को उन्होंने कंपेयर किया फोर्स से। किससे किया? और उस फोर्स को फिर उन्होंने बताना क्या? हाइड्रोस्टैटिक। कौन हो सकता है? फिर उन्होंने उसके लिए हाइड्रोस्टैटिक प्लस और माइनस की बात की, और फिर प्लस माइनस में बात की तो रूट प्रेशर और ट्रांसप्रेशन पुल की बात की। बड़ा समझा गया कि नहीं गया? ठीक है। तो पहले आपके दिमाग में प्रेशर डिफरेंस आना चाहिए, फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आना चाहिए, फिर हाइड्रोस्टैटिक में कौन पुश होता है, कौन पुल, ये आना चाहिए, और पुल फोर्स के क्या एग्जाम्पल, ये आना चाहिए। ये चीज़ आगे मिलेगी, लेकिन आपको मैंने एक साथ यहाँ बता दिया जो आपके दिमाग में। पहले तो ये बात समझ में आ रही सारे बच्चों? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा? ठीक। फिर उन्होंने ये बात की, सारा घटनाक्रम जो होता होगा वैस्कुलर टिश्यू में होता होगा। किस में होता होगा? और वैस्कुलर टिश्यू में आपको बताया गया जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे आपको वाटर और फूड दोनों के पढ़ने बेटा, ठीक। और क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आता है। 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक। अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट तो विद इन ए सेकेंड आंसर आएगा। आपने रटे बैठे हो, क्लियर नहीं है, तो आंसर आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, डिपेंड करता है आपका तुक्का कैसा चला। समझे बेटा? वो उस पर करता है। पर मैं हटा दूँ इसको बेटा। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेटा रूट की एनाटॉमी की बात करेंगे, और फिर एक एनसीईआरटी में उस स्केच फिगर बनाया उसकी बात करेंगे बेटा। देखिएगा, देखो देखो बेटा, ये वाला पोर्शन है। तो रूट हेयर से वाटर जाइलम तक कैसे जाता, पहले ये चीज़ जाननी है आपको, ठीक है। रूट हेयर से वाटर और मिनरल कैसे जाता है जाइलम तक। आपको ध्यान रखना, रूट में अगर आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, फिर इलॉन्गेशन जोन होता है, फिर मैचुरेशन जोन होता है, ठीक है बच्चों। 3 जोन होते हैं रूट के। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर इलॉन्गेशन, फिर मैचुरेशन। आपको मेरिस्टेमेटिक जोन में किसी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मैंने कुछ कहा, सुना? समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है इलॉन्गेशन। क्या आता है? इलॉन्गेशन में कुछ मिनरल्स हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन जोन उसको कहा जाता है बेटा जहां रूट हेयर पाए जाए। क्या पाए जाए? बात समझा गया? और यहाँ पे मिनरल वाटर दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये बात समझ पाए? ये पॉइंट भी आपको तैयार रखना। बताइए, रूट के कितने रीजन हुए? 3। पहला कौन? मेरिस्टेमेटिक, नो एब्जॉर्प्शन। दूसरा कुछ मिनरल्स। फिर कौन? रूट हेयर जोन। मैचुरेशन को रूट हेयर जोन के, जो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैचुरेशन जोन दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत है। बात समझ रहे? और यहाँ पे मिनरल वाटर दोनों का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का भी होता है और वाटर का। ये बात समझ आ गई बच्चों? फिर देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा आपको रूट के एनाटॉमी पे गौर करना है। मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगा। बाहर की जो रीजन है, सबसे बाहर का जो रीजन है, उससे हम लोग बेटा एपिब्लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि एपिडर्मिस कहते हैं। एपिब्लेमा याद करोगे। अब आपको एपिब्लेमा याद रखना, ठीक बेटा? ठीक है। देखिएगा, अब अगला जवाब दो
यहाँ पे बच्चों ये रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं बच्चों। देखो ये रूट हेयर्स बना दिए मैंने, ठीक, ये बात समझे बच्चों, ठीक। और रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं आपको बताया है मैंने एनाटॉमी, इसीलिए एनसीईआरटी ने पहले लिख दिया है यहाँ पे कि आपको एनाटॉमी रूट स्टेम लीफ की आनी चाहिए, तब ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और अब आप देखेंगे अब एनाटॉमी की ज़रूरत पड़ने लगी, बस किसकी किसकी एनाटॉमी नहीं पढ़ी, हाथ खड़ा करें। सबकी पढ़ी है? नहीं पढ़ी बेटा तो पूछ लेना, हम आपको एनाटॉमी बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो जितनी बातें बताई समझ में आई, ठीक है, नहीं बताएंगे, चिंता ना करो। इसीलिए हम आपका सिलेबस मार्च तक लगभग चीज़ें पहले से पढ़ा देंगे, तो रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। बट ये मत गलत फहमी में रहिएगा कि कोई कारणवश बंद, कोचिंग बंद हो जाना दो, हम आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। आप लोग सभी लोग देखिएगा उसमें, है ठीक है। लेकिन अब हम इसीलिए अपना मोबाइल एक अच्छा छिपा के अच्छे से बना के रखे हुए हैं, जिससे अपने बच्चों से बातचीत तो होती रहेगी, ठीक है। आगे आए मेरे बच्चों, देखिए तो ये सबसे बाहर का एपिब्लेमा हो गया, यूनिसेलुलर रूट हेयर हो गए। यूनिसेलुलर रूट हेयर बच्चों ध्यान है, रूट हेयर एनाटॉमी समझते जाइएगा, ये डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में होते हैं, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों में होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात समझे। ज़्यादा रूट हेयर डाइकॉट में होते हैं, कम मोनोकॉट में, ये बात समझा गए बच्चों। फिर देखना है बेटा, जैसे मैं यहाँ की बात करूँगा ऐसे ये देखिएगा, ये आ गया। जो एपिब्लेमा है इसके नीचे के पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्टेक्स। मैं लिखता भी जाऊँ, बड़ा जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी इसमें ही पढ़ लीजिएगा, ठीक। काफ़ी चीज़ें हम इस पर चर्चा करें। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? सर वो स्कूल का कुछ काम था तो इसलिए जाना पड़ेगा, लेट हो जाएगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अब छूट जाएगा बेटा। हम तो ये समझे क्यों बताने लगे कि बच्चे भागने लगे। आइए बेटा आगे बढ़ते। देखो यूनिसेलुलर रूट हेयर है बेटा, ठीक, देखिएगा बस, नहीं, यूनिसेलुलर रूट हेयर है, अंदर की ओर कॉर्टेक्स है। आपको ये बताया गया कॉर्टेक्स जो है वो पैरेंकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है? अब सारे बच्चे समझना ये चीज़ ज़रूरी है। ये कॉर्टेक्स हो गया। अगर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँ, क्या हो गया भाई? खुश रहो लेकिन इतने खुश मत रहो कि पढ़ाई को भूल जाओ। ये पैरेंकाइमा सेल्स है, पैरेंकाइमा सेल्स है, ठीक है। देखो बेटा बाद में बात करते हैं। इसके अंदर की ओर जो है ये इंडोडर्मिस है। कौन है बेटा? इंडोडर्मिस हो गई, ठीक। आपको बताया गया था जो इंडोडर्मिस की सेल है वो बैरल शेप्ड है। कैसी बेटा? कैसी बेटा? अगर मैं इसको दिखाऊं बच्चों ध्यान देना, इस तरह से सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई, ये सेल्स हो गई, ठीक। देखिएगा यहाँ पे एक बात सीखें, देखो बेटा, देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो इसमें जो सुबेरिन है, जो फैटी या वैक्सी सब्सटेंस है, वो रेडियल और टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? समझ पाए? टेंजेंशियल का मतलब ये
और रेडियल का मतलब ये, इधर थिकनिंग नहीं है, समझ रहे हो? ठीक, एनाटॉमी बेटा सीखे लो यहाँ पे थोड़ी। जब देखिए ये टेंजेंशियल हो गई, ये रेडियल, ये टेंजेंशियल और ये रेडियल, ये टेंजेंशियल, ये रेडियल। ठीक बच्चों, हम बीच में इनके बीच में कुछ सेल को छोड़ देंगे जिनको पैसेज सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? बात समझे बेटा? अब ये चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन कह दी बात उन्होंने। अब आपको जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आप पैसेज सेल का कॉन्सेप्ट समझ, तो पानी अंदर नहीं जाए तो दिमाग बना रहेगा कैसे क्या होता होगा। ठीक है बेटा? ठीक, जो ये सेल है मैंने इसको दिखा दिया ऐसे, ये पैसेज सेल है। क्या बेटा? हमने इसको उस समय भी बताया था, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसफ्यूजन सेल। क्या नाम होता है? पैसेज सेल का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफ्यूजन सेल। ठीक, और इससे वाटर भरा रहता है, इसलिए इससे वाटर डैम सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हो सकता है इतना ना पूछा जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर मैं एक बात अपने बच्चों से कहूँ, पानी यहाँ से यहाँ तक आया, जैसे अभी हमने नहीं बताया, लेकिन अगर मैं कह दूँ यहाँ सुबेरियन इम्परमेबल है, ठीक, अब मैं कह दूँ यहाँ पे पानी भी पेरिसाइकिल से प्रोटोजाइलम में जाता है। अब जब हम आपसे कह दें इसकी बात ही ना करें तो आपके दिमाग ये हमेशा बना रहेगा, जब इम्परमेबल पानी ऐसे अंदर कैसे जाएगा? अभी आपके दिमाग में बैठा रहेगी बात, और वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो अब वो वहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो हमने आपसे बात किया कि कैसे जाएगा? पैसेज सेल से। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इंडोडर्मिस है, इसे कहेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहेंगे बेटा? और ये वैक्सी होता है, सुबेरिन। आगे बेटा, वैक्सी सुबेरिन पार्ट होता है जो वाटर इम्परमेबल, इम्परमेबल। ये बात समझे बच्चों? ठीक, इसके बाद देखिएगा एक मिनट, ये पेरिसाइकिल होती है, पैरेंकाइमा की बनी होती है, ये पेरिसाइकिल हो गई। और बच्चों इसके अंदर क्यों, ये प्रोटोजाइलम है। क्या बेटा? मैंने यहाँ पे ये जाइलम दिखा दिए, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है। इतना आपको जानना बेटा। ठीक, अब आप बेटा देखिएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ से होके, बच्चों देखो यहाँ से होके, बच्चों देखिए या तो ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। ठीक, देखिए या तो बेटा ध्यान देना, वाटर का एब्जॉर्प्शन ऐसे आता है, 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 ऐसे आता है। ठीक, अगर आप गौर करेंगे मेरे बच्चों तो हम इसको अच्छे से यहाँ दिखा दे रहे हैं कि देखिएगा ये सेल्स हैं। ठीक बच्चों, आपको ऐसे देखना है, यहाँ पे ऐसे देखो ये। ठीक, जब वाटर बेटा देखिएगा इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा सेल वॉल के द्वारा जाए, किसके द्वारा जाएगा? इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल। और देखिएगा सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस जो नॉन लिविंग पार्ट हो गया। क्या हो गया? ठीक, तो इसको हम कहेंगे एपोप्लास्ट। क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? ठीक, तो जो ये नॉन लिविंग से मूवमेंट हो रहा है इसे कहेंगे एपोप्लास्ट। समझे बेटा? ठीक, अब अगली बात देखिए, आपको भी बताया गया है कि अगर वाटर इस प्रोटोप्लाज्म गया और यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ठीक है, देखिएगा ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। ठीक, तो आप दो शब्द बड़े अच्छे से समझो बेटा। अगर मैं प्रोटोप्लाज्म शब्द यूज करूं तो सिम्प्लास्ट, सेल वॉल शब्द यूज करूं तो एपोप्लास्ट। समझ आ गया बच्चों? ठीक, देखिएगा ये यहाँ पे वाटर है
वाटर प्रोटोप्लाज्म आपको मालूम होना चाहिए, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ये हो गया। फिर यहाँ जब एक सेल से दूसरे सेल में गया, दो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं, इसे हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक, ये हो गए प्लाज्मोडेस्मेटा। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक, तो जो ये मूवमेंट होता है इसे हम कहेंगे सिम्प्लास्ट। क्या कहेंगे बेटा? हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज को फॉलो करें, कि जो बात ऐसी करें कि जो वो आपको सीक्वेंस से मिलती चली जाए। हम अपना पढ़ा दें और वो से ना तो आपके सामने समस्या आएगी। अब आपको पूरा सीक्वेंस वैसे ही मिलता चला जा रहा होगा, समझे बेटा? और उसको आप पढ़ते जाइए, कई बार पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हम करे दे रहे हैं, ठीक है? अब एनसीईआरटी की लाइन हो, और जो जो मार्क करा दें उसको अच्छे से पढ़ लो बेटा, समझे? क्योंकि पेपर तो वही इन्हीं से बनाना है, और उसी से बन भी रहा है, और उसी से आएगा भी। और जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें बता भी दे रहा हूँ बेटा, ठीक? तो एक बात तो आप समझ गए बेटा कि पाथ जो है, पाथवे जो मैंने सबसे पहले कहा था, देखिए बल्क फ्लो मैंने आपसे चर्चा कर लिया, फिर फोर्स का मैंने चर्चा कर लिया, फिर पाथवे की चर्चा कर रहे हैं, और उसके विषय मैंने आपको बता दिया, ठीक? तो पाथवे वाटर का स्लो होता है कि फास्ट? दोनों। ढंग से जवाब देना, गलती नहीं होनी चाहिए। पाथवे स्लो की फास्ट? एक्टिव की पैसिव? पैसिव। आ गया? अब मैं कह सकता हूं सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट ये स्लो फास्ट हैं, लेकिन ऑलवेज पैसिव। ऐसे कुछ नहीं बना सकता वो। समझ में आया बच्चों की नहीं क्या? ठीक है, देखिए एक, इसीलिए हम एक एक पार्ट को ले रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे ले रहे हैं बेटा। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक, तुरंत बेटा इसमें आएंगे बच्चों। देखिए अब मैंने यहां पे कहा बच्चों वाटर का एब्जॉर्प्शन से पहले मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, ये ध्यान देना। वाटर के एब्जॉर्प्शन से पहले मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। इस चीज को पहले आपको समझना है, और ये चीज आपको मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको भी समझ में थोड़ा नहीं आ पा रहा कैसे ही कह रहे हैं बेटा। देखो पहले मैंने कहा अगर क्वेश्चन आता है पहले रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन मिनरल का कि वाटर का, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन हो गई तो सबको याद हो गया कि रूट हेयर रीजन से मिनरल वाटर दोनों के एब्जॉर्प्शन होता है, ये सबको क्लियर है, आ गया। लेकिन अब उसने एक कदम और आगे बढ़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, ठीक? उसने कहा फर्स्ट वाटर देन मिनरल, फर्स्ट मिनरल देन वाटर, मिनरल वाटर साइमल्टेनियस। अब क्वेश्चन बस गया, फर्स्ट मिनरल देन वाटर। सहमत है कि नहीं है? हैं? अब समझना और काम की बात नहीं, बहुत अच्छे समझिएगा इसको। थोड़ा सा आज कंसंट्रेशन मेरा कम बन पा रहा है क्योंकि बार बार दिमाग चला जाता है, हाँ घर पे चला जाता है, हाँ। लेकिन चूँकि चीज़ें इतनी अच्छे से दिमाग कॉन्सेप्ट हैं कि पढ़ाने में मज़ा आता है और अच्छा लगता है। इस तरह के टॉपिक ही पढ़ाने में मज़ा आता है। बाकी चीज़ें तो खैर हम मानते हैं कि पढ़ाई ली जाती हैं, और जिसमें कि थोड़ा दिमाग भी लगे, थोड़ा सरल भी हो, ये की पॉइंट हैं जिसको हम अपने उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। बड़ा फिर से बताओ, रूट हेयर रीजन से मिनरल का एब्जॉर्प्शन की वाटर दोनों का। अब मैंने कहा पहले किसका? मिनरल का, फिर किसका? वाटर का। ये बात क्यों, इसका समझना। तो पहली बात, एक दूसरी लाइन आप मेरे बच्चों जानोगे, ये आगे मिनरल न्यूट्रिशन में आएगी बात, लेकिन यही हम यहाँ बात आई तो हम बता दें। मिनरल का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है, कम एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। बात समझे बेटा? तो दो बातें मैंने आपसे की हैं। रूट हेयर रीजन से मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें पहले मिनरल का एब्जॉर्प्शन फिर वाटर का, मतलब मिनरल आगे जाएंगे तब वाटर जाएगा।
ये कहीं ना कहीं हमने आपसे चर्चा की है और आप अभी समझ जाओगे 1 सेकेंड बाद, ठीक, जब मैं बात पूरी कर लूँगा तब। फिर मैंने कहा ज़्यादातर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा, एक्टिव, कैसा है, एक्टिव। फिर देन कैसा है, पैसिव। ये बात समझे बेटा। अब देखना बेटा कैसे। देखो बेटा, मान लीजिए हमें यहाँ पे सोडियम की बात करनी है, ठीक है, ठीक, पोटेशियम कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, मतलब कैल्शियम, जो भी हो, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, जो भी मन आए कर लेना। सोडियम हमें अच्छा लगता है इसलिए बात कर रहा हूँ। कहेंगे सोडियम सर क्यों अच्छा लगता है आपको, तो मैं यहाँ पे कहूँगा सोडियम एक ऐसा आयन है जो अपने साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती पानी से रखता है, वाटर से। अगर बॉडी में सोडियम की कमी नहीं है तो वाटर की भी कमी नहीं होगी, और सोडियम की कमी हो गई तो वाटर की भी कमी हो जाएगी। ये आपको पहले जानना है। तो एक बात बता दो मेरे बच्चों, ऐसा कौन सा आयन है जो अपने साथ पानी को रोकने की क्षमता रखता है, सोडियम। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, मेटाट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। अब बताइए वाटर रिटेनिंग आयन कौन, सोडियम। बेटा समझ में आ गया, ठीक। अब बच्चों अगली बात देखो, देखिएगा यहाँ मान लो सोडियम यहाँ भी है, सोडियम यहाँ भी है, सपोज, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना बेटा, सोडियम मान लीजिए यहाँ पे 10 ग्राम है, 10 मिलीग्राम है, और यहाँ पे 25 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम है, चलो 20 कर दें, अच्छा लगेगा, 10 और 20, ठीक। अब आप बच्चों देखिए, पहली नज़र में आपको ये लग रहा है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बोलो, पहली नज़र तो यही आपकी कह रही है, समझे बेटा। जब यहाँ तब तुरंत दिमाग अभी कहेंगे तो इसके में पानी इससे बाहर निकल जाएगा, बस यही नज़र खराब हो गई आपकी, हो गई कि नहीं होगी बेटा, बोलो। अब देखना कैसे, देखिए यहाँ पे मान लो 10 मिलीग्राम सोडियम है, यहाँ 20 मिलीग्राम सोडियम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात को देखो, अगर आप इसको वॉल्यूम से कंपेयर करो, किससे बेटा, वॉल्यूम से, और इससे वॉल्यूम से कंपेयर करो, तो अब आप बताओ बेटा, ये इतने बड़े वॉल्यूम में 10-20 मिलीग्राम है और ये इतने वॉल्यूम में, बात समझे बेटा। तो वॉल्यूम के बिहार पे अगर देखोगे बच्चों, ध्यान दो, ठीक, इतने वॉल्यूम को देखो, इतने वॉल्यूम को देखो, तो वॉल्यूम के बिहार पे अगर देखेंगे बेटा तो अंदर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा। किसके बेस पे देख रहे हो, वॉल्यूम के बेस पे। पहले तो ये बात समझाई। अब ये आपकी दूसरी नज़र हो गई, तो कौन सी नज़र अच्छी है, दूसरी वाली, इसी से कॉन्सेप्ट बनेगा। ना आए दोबारा पूछना, फिर ना आए तीसरी बार पूछना, और फिर ना आए तो मत पूछना, समझे बच्चों, ठीक। लेकिन हमें भरोसा है कि हम एक बार नहीं, 2 बार 3 बार समझा ले जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दो, तो बाई वॉल्यूम अगर आप कंपेयर करोगे बच्चों, ठीक, तो मिनरल्स का कंसंट्रेशन अंदर की ओर ज़्यादा है, बाहर की ओर कम है। इसीलिए सॉइल जो है ये मिनरल के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा बेटा, सॉइल मिनरल के लिए कैसा है, डाइल्यूट। कुछ जगह तो लिखा होगा वेरी डाइल्यूट। कैसा है बेटा, अब तो समझ में आ गया बेटा, ठीक। बच्चों ध्यान देना, मैंने कहा मिनरल्स के लिए सॉइल डाइल्यूट है, भले उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो लेकिन वॉल्यूम के रेशियो में उसकी क्वांटिटी कैसे हो गई, कम हो गई। ये बात समझ में आई बच्चों। अब देखो बेटा, इस बिहार पे सोचोगे तो अंदर की ओर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, बाहर की ओर सोडियम का कंसंट्रेशन कम। लेकिन बंद कर देना। अब बेटा इस बिहार पे अगर आप देखो तो सोडियम का अंदर की ओर मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। चूंकि आप यहाँ वॉल्यूम के बिहार पे देखोगे तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी,
तो कैसा हुआ? एक्टिव। कैसा हुआ? एक्टिव। बेटा समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो सोडियम है या अधिकतर जो मिनरल्स हैं उनका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसा हुआ? एक्टिव हुआ। ठीक। जैसे ही बेटा सोडियम अंदर जाएगा, बच्चों ध्यान देना, ठीक, सोडियम अंदर जाएगा, तुरंत बेटा जवाब दो। सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर पोटेंशियल कम। आगे बेटा वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, सॉल्यूट पोटेंशियल और कम हो रहा है। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? दोबारा देखिएगा, मैंने कहा अच्छा वाटर पोटेंशियल पे लेके चलें तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ, और जब वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो वाटर की एंट्री हो गई। बोलो, तो पहले कौन गया? मिनरल। कैसी प्रोसेस से गया? एक्टिव। ठीक। फिर एंट्री किसने मारी? वाटर ने। अब वाटर की मूवमेंट इनके द्वारा होना शुरू हो जाएगा। समझा? तो ये बात कितनी समझ में आई कि पहले जाएंगे मिनरल्स, फिर कौन जाएंगे? वाटर। हम आपको इसमें ही समझाएंगे कैसे गया वो अभी बताएंगे। ठीक है। अब बच्चों जवाब दो। जैसे ही वाटर का मूवमेंट बेटा एक्टिव प्रोसेस से रूट हेयर में हुआ, ठीक है, अब ये चूंकि आयन पहले जा चुके हैं, आयन ने पीछे वाटर को खींच लिया। अब ये वाटर का मूवमेंट जो है, दो संभावनाएं, या तो सेल के बीच से रास्ते से जाएगा, जब सेल के बीच के रास्ते से जाएगा तो या तो सेल वॉल के अंदर जाएगा या सेल वॉल के सरफेस से जाएगा। ठीक। अगर वो सेल वॉल और सेल वॉल के सरफेस से जाएगा, और सेल वॉल को क्या माना गया है? लिविंग कि नॉन लिविंग? हैं? नॉन लिविंग। और बच्चों ध्यान दो, चूंकि कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादातर पोर्शन इंटरसेलुलर स्पेस होता है और सेल वॉल का होता है। कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादातर भाग किसका है बेटा? बोलो, सेल वॉल का है और इंटरसेलुलर स्पेस का है। तो मैं यहाँ कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं, इस जगह पे ज्यादातर मूवमेंट कैसा होगा? एपोप्लास्ट। हमने सिंपल मना नहीं किया, हमने कहा ज्यादा किसका होगा? एपोप्लास्ट। ये बात समझ आ गई बच्चों? ठीक। तो मैंने कहा ये जैसे वाटर गया, यहाँ से एपोप्लास्टिक जा रहा, एपोप्लास्टिक जा रहा, एपोप्लास्टिक जा रहा, और यहाँ पे आके रुकेगा आके। ठीक। दूसरी चीज संभावना क्या है कि जो वाटर आया वो प्रोटोप्लाज्म के रास्ते से जाए। किसके जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। मैं यहाँ देखो, मैं यहाँ प्रोटोप्लाज्म बोल रहा हूँ, प्रोटोप्लाज्म बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बोलने लगा। जब मैं दो सेल को क्रॉस कर रहा हूँगा लिविंग, तो मैं प्लाज्मोडेस्माटा कह रहा हूँगा, और जब सेल के अंदर जा रहा होगा तो मैं प्रोटोप्लाज्म कहूँगा। ये बात समझे बेटा? फिर से प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मो, फिर यहाँ आ गए, अब यहाँ रुक गए। ठीक। तो एक बात तो हमें समझ ली बेटा, रूट हेयर से वाटर की एंट्री सिम प्लास्टिक एपोप्लास्टिक दोनों हो सकती है। आपके एनसीईआरटी ने दिखाया। इसका कॉर्टेक्स में भी बच्चों ध्यान देना, सिम प्लास्टिक एपोप्लास्टिक है, लेकिन ज्यादा एपोप्लास्टिक है। बेटा समझ पा रहे हो? समझ पा रहे बेटा? ठीक। देखिए, फिर देखिए, अब ये जो वाटर यहाँ पहुंचेगा, अब ये वाटर पहुंचा कहाँ पे? इंडोडर्मिस। कहाँ पहुंचा बेटा? इंडोडर्मिस पहुंचा। ठीक है। अब इंडोडर्मिस पे पहुंचा तो मान लो वाटर यहाँ आया तो यहाँ तो रुक जाएगा। ठीक। तो ये वाटर नहीं जाए, फिर रास्ता जोड़ेगा अंदर जाने की, और जैसे ही पैसे सेल मिली बेटा, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। ऐसे तो वहां से वाटर फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। किसको करेगा? किसको करेगा? सेल मेम्ब्रेन को। ध्यान रखिएगा। अब एक बार रुक जाओ, अब हम आपको फिगर को बनाएं, कोई एनसीईआरटी दिखा दें, आपको ना लगे अगर कुछ, तुरंत देखिएगा। आप लोग यहाँ एक फिगर देखो, नीचे दिया है 11.6। 11.6 देखिए, देखिए बेटा, इसमें इन्होंने दिखाया है वाटर की एंट्री पहले दिखाया है। ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एपिडर्मिस लिख गया है, लिखने दो कोई बात नहीं, वैसे मेरे अनुसार यहाँ एपिब्लेमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
चूंकि आप देखेंगे इपिब्लेमा आ गया है, और अभी चूंकि करेक्शन नहीं हुए तो कभी ना कभी भविष्य में करेक्शन होंगे, लेकिन जब होंगे तब होंगे, लेकिन आप एपिडर्मिस याद रखोगे, ठीक है। लेकिन रूट की आउटर कवरिंग ये एपिब्लेमा होती है। ये बात समझे बेटा? मैंने कहा ये एपिब्लेमा है, वाटर जो एंट्री कर गया दोनों रास्ते से आया, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट, फिर कॉर्टेक्स में देखो जैसे बेटा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जा रहा है तो आप देखिए दो रास्ते हैं, एक ऊपर देखिए सेल वॉल के रास्ते जा रहा है और एक देखो प्लाज्मोडेस्माटा के रास्ते जा रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। जो ये सेल वॉल के रास्ते इसे एपोप्लास्ट कहेंगे, और जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसे बेटा सिम्प्लास्ट कहेंगे। फिर देखो बेटा और बहुत ध्यान दें, कॉर्टेक्स से जैसे अंदर की हो गया इंडोडर्मिस, कौन है बेटा? अब यहाँ पे आप देखिए इंडोडर्मिस में बहुत ध्यान से देखेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप तक सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट है। देखो ध्यान से, आया? क्लियर है? लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद सिम्प्लास्ट है। देखो ध्यान से, आया? समझे बच्चों? ठीक। जैसे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इसका फिगर भी बनाना कोशिश करता हूँ तो बना भी दूंगा, लेकिन यही चीज़ फिगर दिया है। आप ये फिगर भी तैयार करना और इस फिगर को भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी आपको तैयार करना है। देखिएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इंडोडर्मिस में बेटा ये है कैस्पेन स्ट्रिप, और कैस्पेन स्ट्रिप की जो पोजीशन होती है रेडियल और टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है बच्चों? ध्यान दो। अब ये जो है वाटर, आप वहाँ देखिए कैस्पेन स्ट्रिप के पहले एंट्री दिखा रहे हैं, मेम्ब्रेन से दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे ऐसे देखो, ये देखेंगे, ये एपिब्लेमा मेरे अनुसार एनसीईआरटी एपिडर्मिस दे रही है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, ठीक। ये बेटा बोलो एंडोडर्मिस है, और यहाँ पे कैस्पेन स्ट्रिप है। तो देखिएगा वाटर ऐसे दिखाया गया, जो इस तरह दिखाया गया बच्चों ये सिम्प्लास्ट है, और जो वाटर यहाँ से ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये बेटा एपोप्लास्ट है। ये कैसा है? एपोप्लास्ट हो गया, ठीक। तो आप देखिए बहुत ध्यान देना बच्चों, ये जैसे वाटर तो यहाँ से क्रॉस कर नहीं सकता है क्योंकि इम्परमेबल टू वाटर, तो वाटर यूं एंट्री दिखा रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये वाटर आ रहा है सेल वॉल से सेल में, ये आ रहा होगा चैनल के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है? ये सोडियम चैनल होते हैं, ठीक, उनके द्वारा आ रहा होगा। हमने सोडियम चैनल इसलिए नाम शब्द ले दिया क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम की जो है वो वाटर से ज़्यादा एफिनिटी रहती है, तो जहाँ सोडियम होगा वहाँ वाटर जरूर होगा, ठीक। तो ये सोडियम चैनल्स के द्वारा ये वाटर ने यहाँ एंट्री कर ली बेटा, ठीक। अब देखिए फिर ये वाटर ऐसे जाने लगा। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, याद रखें। तो एक बात गौर करेंगे पहले, जो ये कैस्पेन स्ट्रिप है जो रेडियल टेंजेंशियल होता है, ठीक, उसके पहले वाटर का मूवमेंट दोनों है। कैसा बेटा है? ये बात समझा रहा है बेटा। लेकिन जैसे ही बेटा यहाँ पे भी देखिएगा इंडोडर्मिस के बाद क्या दिखाया बेटा? पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बगल में आप देख सकते हैं ये जाइलम दिखाया गया। क्या दिखाया गया? ये बात समझे बच्चों? तो अगर आप देखें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पे बेटा बना भी सकते हैं क्वेश्चन। देखिएगा जैसे वाटर, देखिए यहाँ पे सिम्प्लास्टिक है, ठीक, मैंने उस तरह नहीं दिखाया, मैंने इस तरह दिखा दी सिम्प्लास्टिक, मतलब प्रोटोप्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। अब देखिए इसके बाद वाटर यहाँ जा रहा है जाइलम में। अब बहुत ध्यान सुनना, जाइलम में जाने वाला वाटर सिम्प्लास्टिक है। कौन सा है? कैसा है? अब अगला जवाब चाहिए आपसे। सबको मैंने पढ़ाया है जाइलम वेजल्स एंड टेकिट्स डेड होती हैं। कैसी हैं? नॉन लिविंग है, ठीक। अगर मैं ऐसे कह दूं ये एसेंट ऑफ सेप्स जो ऊपर वाटर जाएगा, मैं इसकी भी चर्चा कल करूंगा, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहा है ये एपोप्लास्टिक की सिंपल है, एपोप्लास्टिक। समझ में आ रहा है? समझ आया बेटा? ठीक है। फिर देखिए बहुत अच्छे सीखना, क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक। देखिए पहले देखिएगा, मैंने कहा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, मैंने आपसे चर्चा किया। पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है चर्चा किया।
ये मिनरल्स कैसे होते चर्चा किया। फिर मैंने कहा वाटर का मूवमेंट इनमें कैसा होता, पाथवे मैंने चर्चा की, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। जो पाथवे जो है इसका स्लो फास्ट है, लेकिन ऑलवेज कैसा, पैसिव है। बच्चों आगे ध्यान देना, मिनरल्स एक्टिव पैसिव हो सकते हैं, लेकिन वाटर कैसा होगा, पैसिव होगा। ये जिम्मेदारी आपकी, समझें, इनमें ना कहीं फंसा ले वो, ठीक है। देखिएगा, तो देखिए जब सेल वॉल से जा रहा है तो कैसा हो गया, प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एपिडर्मिस से लेके अगर कॉर्टेक्स में गया तो सिम्प्लास्टिक एपोप्लास्टिक दोनों, ज़्यादा कौन, ये याद रखना। फिर सुनेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में गया, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में गया तो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों। देखना है बेटा, एक मिनट देखिए, जैसे यहां पे आया तो इसके पहले कैस्पियन स्ट्रिप के पहले वाटर का मूवमेंट सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों है, लेकिन कैस्पियन स्ट्रिप के बाद सिम्प्लास्ट। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, कैस्पेरियन स्ट्रिप से पहले सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों है, लेकिन कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद कैसा है, सिम्प्लास्ट, ठीक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये सिम्प्लास्टिक वाटर वेसल्स में पहुंचा जाइलम में, तो फिर एपोप्लास्ट। समझ पाए बेटा, कितना समझाए बेटा, पूरा क्लियर हो गया। कल हम पूरा फिर से इसका रिकॉल कराएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें भी चैन बनानी है, क्योंकि इसमें मुझे चैन बनानी है। अगर ये कहीं चैन टूट गई पानी की तो पानी फिर पुल करेगा क्या, उसके लिए मुझे कोहेसिव फोर्स को बनाए रखना है। बंद कर दो बेटा, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव